हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एसआर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी अपनी पेट की प्रिपरेशन में जी जान से जुट गए होंगे और आपको जुटना भी चाहिए, क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा है। गवर्नमेंट के ज्यादातर डिपार्टमेंट के जो वैकेंसीज होती हैं वो इसी को आधार बना के भरी जाती हैं। जरूरी हो जाता है यहाँ पर हमें अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि हम जितने अच्छे मार्क्स लाते हैं, अगर कम भी वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट की आती है तो हमें उसमें बैठने का मौका मिल जाता है। यानी कि अच्छे मार्क्स लाए कैसे जाएं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो लगभग सभी लोग तैयार करते हैं और उसमें सभी के नंबर लगभग ऑन एन एवरेज बराबर आते हैं। कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो यहां पर अन्य परीक्षाओं से अलग पूछे जाते हैं, जैसे कि डीआई। ये पार्ट हुआ करता था बैंकिंग का और एसएससी का, जिसमें आपके एग्जाम में डीआई दो तरह से पूछी जा रही है, एक सारणी के रूप में और दूसरी आपकी ग्राफ के रूप में पूछी जा रही है, और पूरे 20 नंबर की डीआई आ रही है। हालांकि मैथ 5 नंबर की आ रही है, लेकिन आपकी उसी डीआई को सॉल्व करने में मैथ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम आपको इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके डीआई पोर्शन को और मैथ पोर्शन को शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हम अपने एसएससी के अनुभव से, जहां पर हमने डीआई को बहुत अच्छी तरह से डील किया था, उसको आपके साथ साझा करेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि कम से कम डीआई का अगर कोई क्वेश्चन आया है तो बड़ा सा देखकर जो लोग चले जाते हैं कि बड़ा सा क्वेश्चन है, कौन इसको कैलकुलेट करे और चलो किसी और ही पोर्शन पे चलते हैं, तो वो अब हमें उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। जब आपको लगेगा कि डीआई आई है तो सबसे पहले लो इसी को कर लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिंपल नजर आने लगेगी आपको। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक हमारी कोशिश भी है आपको कुछ बेहतर देने की। तो थोड़ा सा समय अगर आप इसको देंगे तो हमें उम्मीद है आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। यहां पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ग्राफ होता क्या है और इसको कैसे आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का परिचय क्या होता है? ग्राफ एक्चुअली हम जब भी डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसकी व्याख्या करते हैं, उसको हमें किसी रूप में ढालना होता है, तो उसके कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक होता है ग्राफ। हम यहां पर पिक्चोरियल यानी ग्राफिक यानी डायग्राम के माध्यम से जो उसकी होने वाले समय में जो वृद्धि होती है या कमी होती है उसको हम दर्शाने का काम करते हैं। जैसे यहां पर लिखा भी है, ग्राफ इज अ डायग्राम ऑफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन विच शोज डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जहां पर हम डाटा को कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से हम इसको यहां पर व्यवस्थित तरीके से हम डाटा को यहां पर रखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। विच शोज डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। यहां पर हमें पता चलता है दो या दो से अधिक चीजें जिनके बारे में हम तुलना कर रहे होते हैं, उनके बारे में हमें क्या मिलता है, एक रिलेशनशिप बैठाने का मौका मिलता है कि कौन चीज, जैसे आयात निर्यात की बात होती है, अभी आपको आगे यहां पर देखने को मिलेगा, तो हम ये देख पाते हैं कि आयात ज्यादा जा रहा है कि निर्यात ज्यादा जा रहा है। तो इसके लिए बात है कि रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश ग्राफ के माध्यम से की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ग्राफ के, अगर हम प्रकारों की बात कर लें तो वैसे तो ग्राफ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी अगर हम प्रीवियस एग्जाम्स में देखें और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसमें आपका बार ग्राफ पूछा जा रहा है, रेखा ग्राफ पूछा जा रहा है, और इसके साथ कुछ पाई चार्ट के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए हम मेनली इन्हीं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर है पहला बार चार्ट या कॉलम चार्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे आयताकार कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी समय में, दिए हुए समय में पर्टिकुलर चीजों की जिनकी हम तुलना कर रहे होते हैं उनका एनालिसिस दिया होता है कि कोई चीज 2004 में अगर एक चीज 300 हुई है तो उसके सापेक्ष सपोज करो आयात अगर 300 रहा है तो निर्यात उसके सापेक्ष कितना रहा है, 200 रहा है। तो हम कम से कम एक साल का यहां पर डाटा दे दिया और दूसरे साल का यहां दे दिया। अब इन्हीं में तुलना कराई जाती, वो कैसे कराई जाती वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली इसमें दिया। हाँ, इसमें एक और बात होती है, दो अक्ष होते हैं, हालांकि कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक अक्ष जिसे आप बाई अक्ष कहते हैं और ये क्या होता है, एक्स होता है। इसमें एक कांस्टेंट नंबर दिया होता है कि जैसे 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से यहां पर दिखाया गया, और ये जो एक्स अक्ष होता है इस पे हम उसकी गति को, समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे 4 में ये रहा तो 5 में ये रहा तो 6 में ये रहा। यहां पर ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, बट यहां पर कैसी हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है, जो कि उनकी वास्तविक परिवर्तन दर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज इसकी लिमिटेशन भी है कि इसकी प्रगति को दर्शाना इसमें संभव नहीं हो पाता। सपोज करो कोई चीज यहां पर इस तरह से गति कर रही कि 2004 में तो वो ऐसी गई, थोड़ी सी बड़ी, 2005 में इस तरह से हुई,
तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की यहां पर होने वाली प्रगति को दर्शा नहीं सकते किसमें, ग्राफ चार्ट में। ये इसकी एक लिमिटेशन में आता है, आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी होने में क्या ही बुराई है। अगला आता है आपका लाइन चार्ट या रेखा ग्राफ, रेखा आरेख जिसे कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा और इसके क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत ही आसान होते हैं, आसान सभी होते हैं, बट इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, एक एक्स है और एक वाई है, जहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू दी होती है और दूसरी समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दिखाया जाता है। अगर यहाँ पर उत्पाद नीले से किया गया और बिक्री को किससे किया गया है, ऑरेंज से किया गया है, तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उत्पादन हुआ है उसका और किस तरह से उसकी क्या हुआ है, वहां पर बिक्री की गई। और यहां पर ये सन है और इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। वैल्यूज आपको इसके आधार पर मिल जाएंगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी वो यहाँ पर या तो लिखी होगी या इसके अकॉर्डिंग आपको निकालनी रहती है। ठीक है, ये इसलिए जल्दी बता रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको एक आइडिया हो जाए कि ग्राफ कैसे होते हैं और कैसे आते हैं। हालांकि आपको पता होंगे, मैं पूरी उम्मीद है। ठीक है, ऐसा ग्राफ जो समय दर्शाने के परिवर्तन को दर्शाने के लिए बिंदुओं और रेखाओं का प्रयोग करता है। समय के साथ किसी भी चीज में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेखा आरेख का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत ही सिंपल रहता है और ये जो एसएससी वगैरह एग्जाम्स में उसमें तो ये ढेर भर पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में थोड़ा सा कम पूछे गए हैं। फिर भी क्योंकि ये एक डीआई का हिस्सा है तो हमें इसको तैयार करना बहुत ही जरूरी है और सब सिंपल होता है। आपको भी पता होता है कि अगर एक हम सर्कल की बात करें तो टोटल ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर हम उसी चीज को परसेंट में डिवाइड करें तो ये परसेंट कितने का होता है, 100% के बराबर होता है। भाई अगर कोई 360 डिग्री है तो वो प्रतिशत में अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो बस इन्हीं चीजों को एक दूसरे से इंटर रिलेट करके यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। मतलब कुछ चीजें दे दी गई, जैसे किराया यहाँ पर 35% जा रहा है, 9% गृहस्थी पे किसी का खर्चा है, विविध में 22% जा रहा है, मनोरंजन पे 12% उसका जा रहा है और 22% किस पर जा रहा है, भोजन पे जा रहा है। तो आपसे कह दिया जाएगा कि 100% बराबर आपको पता ही है कि कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर इनके कोड पूछे जाएं तो अगर आपसे कोई पूछ दे जैसे 35% बराबर क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं 1% बराबर 3.6 डिग्री, तो 35% बराबर 35 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। इस सिर्फ एक आउटलाइन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, वही चीज बताई गई है। चार्ट को गोलाकार सांख्यिकीय ग्राफ होता है जिसमें संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए टुकड़ों में बटा होता है और आपको दिख भी रहा होगा। और इनकी जो केंद्रीय कोण होते हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जो केंद्रीय कोण होता है, ये जो केंद्रीय कोण बनता है, ये जो केंद्रीय कोण बनता है, ये जो कोण यहां पर बनता है दैट इज, अगर हम थीटा मान लें, यही दर्शाता है कि इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, उसी के सापेक्ष इसको देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है तालिका। तालिका आपको पता है वो अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था, मतलब पिक्चोरियल था, मतलब पिक्चर के रूप में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा था, तो यहां पर उसी डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तालिका के माध्यम से, टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपको एक टेबल दी होगी जिसमें आपको कुछ डिजिट्स ऐसे दिखेंगे, संख्याएं कुछ ऐसी दिखेंगी। है क्या ये, निम्न तालिका में 5 विषयों में अमित के, सुमित के और राहुल के द्वारा प्राप्त अंक का ब्यौरा दिया गया है। क्या दिया गया है, अगर ये विषय गणित है, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कला, तो इनके आने वाले मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं तीनों लोगों के। अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पर सुमित का कुल मिला के जो प्रतिशत रहा पूरी परीक्षा में वो क्या रहा, सुमित का अमित के साथ संबंध पूछा जा सकता है, तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि टेबल किस तरह से आती है। यहाँ पर आपको नंबर्स दिए रहते हैं, डेटा दिया रहता है, जिसका हमें क्या करना होता है, एक दूसरे से रिलेशन बिठाना होता है। अब रिलेशन बिठाने के लिए जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बोला था कि यहाँ पर अंकगणित का प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं ग्राफ में। अंकगणित का तो प्रयोग होता ही है, लेकिन बेसिकली उसमें होता किसका है, तो उसमें होता है प्रतिशतता का, अनुपात समानुपात का, औसत का, और संख्या तो ऑब्वियसली होती ही है। प्रतिशतता कैसे होता है, अब यहां पर अगर हम किसी ग्राफ की एक बात कर लें, सपोज करो ये ग्राफ आपके सामने दिया गया है, तो प्रतिशतता के मामले में क्या है कि अगर कोई चीज 300% थी, अगर वो 300%, अगर 300 थी और 300 से घटके कितनी रह गई है, 200 रह गई है, तो यहां पर प्रतिशतता कैसे यूज हो सकती है, जो 2004 में किसी चीज का जो आयात था वो निर्यात से कितने प्रतिशत ज्यादा था, तो प्रतिशतता का प्रयोग हो गया। और इसको घुमा फिरा के कई वेज में पूछा जाता है, कोई चीज किससे ज्यादा हुई, कितनी ज्यादा यहाँ पर वृद्धि हुई, इनका औसत जो था वो इसके किसी एक पर्टिकुलर के प्रतिशत से कितना कम या ज्यादा था।
हम सवालों में इसको देखेंगे, अलग से इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम आपको सिर्फ इतना बता पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आपको प्रतिशत को प्रयोग करने का भरपूर यहाँ पर मौका मिलेगा। आपको अनुपात समानुपात का खूब आपको आता, सबसे ज्यादा औसत, और इनका औसत आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो डेटा आपको दिया जाता है उसका औसत पूछ लिया जाता है, उस औसत के साथ किसी एक पर्टिकुलर डेटा के साथ कंपैरिजन को पूछ लिया जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है 5 वर्षों का किसी का दिया है, उसका औसत 20 निकला, तो कितने वर्षों का 20 से ज्यादा है, कितने वर्षों का 20 से कम डाटा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो आगे आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और संख्या तो ऑब्वियसली रहती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया, हमने उसके बारे में बता दिया। अब सीधा स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर कहां पर ये पूछा गया, सॉरी इसको, ये लोअर में है, तो हम अगले में चलते हैं, जो हमारा पेट में पूछा गया उस पर चलते हैं। पेट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पेट का क्वेश्चन ये है, क्या है, ये पूछा गया है कहां, परीक्षा का नाम इसका लिखा है पेट। पेट में पूछा गया है। आप देखते हैं इसको, क्या है, दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। हमसे बात कर रहा है कि 2013 से लेके 19 के बीच में किसी x वस्तु के, और किसको दर्शाया गया है, आयात को दर्शाया गया, x वस्तु के आयात को दर्शाया गया है। तो अब यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं, उसको देखिए। पहले तो इस ग्राफ को समझते हैं कि वास्तव में इसमें कहां क्या होता है। देखिए, करोड़ में जो आयात है वो ये दिया है। हमने कहा था कांस्टेंट वैल्यू कहां पर दी होती है, बाई पे दी होती है, बाई अक्ष पे दी होती है कांस्टेंट। कैसी, 0 से 500, 500 से 1000, 1500, आपको देख रहे हैं ग्रेजुअली बढ़ रहा है 500। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बढ़ती चली जाएगी। उसके सापेक्ष किसी चीज में परिवर्तन क्या हो रहा है वो यहां पर दिखाया गया। अगर कोई चीज 2013-14 में 700 थी, तो 14-15 में बढ़ के कितनी हो गई, 900। और कोई चीज क्या, x का आयात है, ये x वस्तु का आयात अगर यहाँ 700 था, तो 14-15 में कितना हो गया, 900 हो गया। 15-16 में कितना हो गया, 1200 हो गया। और 16-17 में 1200 रहा, 17-18 में 1300 हो गया, और 18-19 में कितना हो गया, 2000 हो गया। अब इसी डाटा से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 5 मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें लगेगा कि डीआई कितनी ही आसान होती है। हालांकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। पहला यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान। पहले तो देखिए 14-15 है कहाँ, 14-15 है ये, सभी में एक ही कलर है क्या, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ब्लू आएगा, काम नहीं आएगा, ये ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्या है यहाँ पर, वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान, 14-15 से, ये रहा 14-15 से 15-16 के दौरान, 15-16 के दौरान x के आयत में प्रतिशत वृद्धि, और 15-16 के दौरान x के आयत में प्रतिशत वृद्धि। देखिए, मतलब कह रहा है कोई चीज अगर 14-15 में 900 थी, तो 900 से बढ़ के 15-16 में हो गई है 1200, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए होता क्या है, अगर हम प्रतिशत किसी चीज की वृद्धि निकालते हैं, प्रतिशत किसी चीज की वृद्धि निकालते हैं, तो आपको भी पता होगा ऊपर क्या रखा जाता है, ऊपर वृद्धि को रखा जाता है, और नीचे जहां से हम तुलना कर रहे हैं, यानी जहां से वो हुई है, शुरू कहां से हुई है, इसको और क्लियर आगे करेंगे। शुरुआत कहां से वो ले रहे हैं, कहां से हुई है वृद्धि, कहां से, और कितने का गुणा करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। YouTube पर हमने अपनी पहली क्लास मैराथन स्टार्ट की थी। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल का, कि पहली क्लास मैराथन शायद ही किसी ने की हो, मतलब हो सकता है किसी ने की हो, लेकिन फर्स्ट क्लास बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमने मैराथन क्लास 2 घंटे की, और एक और लगभग 2 घंटे की, 2 मैराथन क्लासेस डाली थी, और वो मेरी पहली क्लासेस थी। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल पे आपको पढ़ाने की उम्मीद रखते हैं, और वो आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो वृद्धि के अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, टोटल जो वृद्धि हुई है और कितने से हुई है और कितने प्रतिशत हुई है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। सपोज करो 1/2 कितने प्रतिशत है, यानी 1/2 का कितने प्रतिशत है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। क्लियर है। और यहीं पे अगर आ जाए क्वेश्चन, यहीं पर आ जाए कि अगर 25% को आपको भिन्न में बदलना है, यानी प्रतिशत हटाना है, तो कैसे हो जाएगा, 25/100। ये बेसिक सी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता ही होगी। तो कितना आ जाएगा मान, 1/4। फिर से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा कर दीजिए, 25 आ जाएगा।
25% को भिन्न में बदलना है तो 25/100 कर दीजिए, प्रतिशत हटा दीजिए, 1/4 आ जाएगा। आपको खूब याद होगा जब आपके हाई स्कूल में नंबर आते थे, आप कहते थे मेरे नंबर आए हैं 500 और कितने में आए हैं, 600 में आए हैं, कितने प्रतिशत आए हैं, आप ऐसे फटाक से 100 का गुणा कर देते थे। तो 500/600 गुणे 100 और आप अपना पूरा 1% बता देते थे पूरी परीक्षा का कितना बना। बस यही चीज पूरी डीआई में प्रतिशत में तो लगभग यही चलेगी कि कितने की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही होती है वो ऊपर रखा जाता है और किसके सापेक्ष बात हो रही है उसको हमेशा कहां रखा जाता है, नीचे। 500 आपके नंबर आए थे, किसके सापेक्ष आए थे, 600 के सापेक्ष आए थे, कितने प्रतिशत आए थे, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ये शुरुआती प्रश्न है, इसलिए बार बार हम बता रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज को प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समय आपके पास बहुत सारा है, आराम से पढ़िए, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं तो कितना हुआ जाके यहाँ पर। अब ये सब हम हटा दें, ढेर सारा जो यहाँ पर हमने लगा रखा है ये सब हटाओ, इनकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्या है हमारा था कि 900 से 1200 हुआ है, तो एक्चुअल में वृद्धि हुई कितने की, 300 की। तो वृद्धि कितने की हुई है, 300 की। तो अगर हमें प्रतिशत वृद्धि चाहिए होगा 300 और कहां से ये बड़े होंगे, 900 से, तो नीचे आ जाएगा 900 और कितने प्रतिशत बड़े होंगे तो कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब आप इसको काट दीजिए, आराम से कट जाएगा। 100/3 क्या होता है, 33 सही 1/3, बटे में नहीं है तो क्या हो जाएगा 33.33, 33.33 कहीं पर है, बी ऑप्शन। तो लग गया आराम से, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वस्तु x के आयात की वृद्धि का औसत। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वस्तु x के आयात की वृद्धि का औसत, ठीक है, करोड़ में है। अब यहां पर बात समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है डीआई की लैंग्वेज समझना। दूसरा काम कहीं पर आता है कि उस लैंग्वेज के अनुसार हम वहां पर प्रोसेस क्या करें, मतलब एवरेज वाला लगाएं या फिर रेशियो लगाएं या फिर हम परसेंटेज लगाएं। और तीसरा काम होता है अच्छा कैलकुलेशन करने की, ठीक है। तीन ही चीजें डीआई में होती हैं और आराम से डीआई लग जाती है। तो पहले तो क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी रहता है। इसका क्या है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वस्तु x के आयात की वृद्धि। देखो यहां पर क्या कह रहा है, वर्ष दर वस्तु x के आयात की वृद्धि, और उसका भी हमें क्या निकालना है, औसत। अब आपको बात अभी और समझ में आएगी। वर्ष दर x के आयात में वृद्धि, हम कहें यहां से यहां वृद्धि कितनी हुई है, आप कहोगे कितने की हुई है, सॉरी 200 की, कितने की हुई है, यहां से यहां कितनी हुई है, 200 की वृद्धि हुई है। यहां से यहां कितने की हुई है, 300 की हुई है। यहां से यहां 0 की हुई है। यहां से यहां 100 की हुई है। और यहां से यहां कितने की हुई है, 13 और 7 20। तो ये वृद्धियां हैं वर्ष दर वस्तु के आयात की वृद्धि, और इसी का औसत निकालना है। तो औसत यानी एवरेज क्या हो जाएगा, 200 में प्लस 300 में प्लस 0 में प्लस 100 और में प्लस 700। और औसत के लिए जितने पद होते हैं उतने पदों का नीचे क्या लगाया जाता है, पदों की संख्या का भाग। कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 का हम यहां पर क्या लगा देंगे, भाग। 3 2 5, 5 और 1 6, 7 6 13, कितना आया 1300/5। और करना क्या है, औसत करोड़ में है तो औसत करोड़ में आ जाएगा। 5 का लगाया, 5 दूनी 10 और 3 30, 5 छक्का 30, 260 करोड़। 260 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना। वर्ष दर, ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझने, वर्ष दर वस्तु के आयत, तो वर्ष दर वर्ष के हम कहते हैं वर्ष दर वर्ष, तो वर्ष दर वर्ष क्या, 14 से 15 में वृद्धि कितनी हुई है, 14 से अगर हम 15 में गए तो वृद्धि कितनी हुई, 200 की। 15 से हम 16 में जाएं तो वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है ना, 1300 यहाँ पर नहीं बढ़ा, 300 यहाँ पर नहीं बढ़ा तो 0, यहाँ पर बढ़ा तो फिर 100 ही बढ़ा, और यहाँ पर एकदम से 700 बढ़ गया। एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है तो पद भी आप एक कम कर देंगे, आप भाग 5 का ना लगा के 4 का लगा देंगे, सोचना। लेकिन पद बराबर रहेंगे, कितने, 5 ही रहेंगे, पद कम नहीं किया जाएगा, भले उसका मान 0 ही क्यों ना हो, बट वो पद तो है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। हमें यहां पर दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो x का आयात, वो तो दिया ही है, x के औसत आयात, तो हमें यहां पर नई चीज जरूरत पड़ेगी जो अभी तक हमने नहीं निकाली। कुछ डाटा क्या होता है कि हमें बचा के भी रखना होता है, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में उसको निकाल चुके हैं तो आगे वाले क्वेश्चन में उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने x का औसत आयात नहीं निकाला था। ये तो सब आयात उसके दिए हैं, इनका औसत तो हम लोगों ने निकाला नहीं था, तो औसत कितना आ जाएगा, x का औसत
आयात बराबर हो जाएगा कुल आयात बटे वर्षों की संख्या। तो कुल आयात कितना होगा, देखिए यहां पर 797, आप इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, आयात बराबर 700 प्लस 900, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2। और एवरेज निकालने के लिए कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 का हम क्या लगा देंगे भाग। तो ये हमारा औसत आ जाएगा। ऊपर अगर आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा जाके 7 9 7 16 16 और 12 दूनी 24, यानी कि 24 और 16 40, 40 और 40 2 60 और 60 और 13 73, यानी ऊपर कितना आ गया 7300 और नीचे आ गया 6। हम 6 का अगर भाग लगाएंगे तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 12 हुआ, 1 10, फिर से 6 एकन 6 और कितना बचा 4 40, सही जा रहा ना, 6 एकन 6, 1 13, 6 दूनी 12, 1 10, 6 एकन 6, 4 40, 6 रंग 36, फिर 4, फिर 6 रंग 36 और फिर 4, इस तरह से ये मिल जाएगा हमें। ये क्या मिल गया, औसत। ये क्या है, ये है औसत। और ये औसत है किस चीज का, x के आयात का औसत है। मतलब अगर किसी साल 700 रहा, किसी साल 900 रहा, किसी साल 2000 हो गया, अगर ओवरऑल हम पूरे 6 वर्षों का देखें तो 6 वर्षों में उसका औसत आयात कितना रहा है, 1216.66, ये औसत आयात रहा है। आप देख लेते हैं इसको। अच्छा, दूसरा तरीका इसको लगाने का एक और होता है, वो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। औसत निकालने का आसान था, हमने जोड़ भी दिया, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हो तो एक तरीका है, थोड़ा सा समय दीजिए, कोई नई चीज भले आपको सीखने को मिल जाए तो बुराई क्या है। हम इसको एक अपने मन से जो हम संख्याएं देखते हैं तो एक हम कोई उसमें एज्यूम कर लेते हैं कि यही इसका औसत होगा। तो सपोज करो हम इसमें एक एज्यूम कर लेते हैं, हमें दिख रहा है कि कुछ चीजें 1200 के ऊपर जा रही हैं, कुछ चीजें 1200 के नीचे जा रही हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया इसका औसत कितना है 1200। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1200 से कम वाले जरा देख लेते हैं। अगर 700 1200 से कम वाला है तो कितने कम है, तो आप देखोगे 7 5 12, मतलब -500 में ही जा रहा है। और 900 की अगर हम बात करेंगे तो 900 कितना जा रहा है 300, तो ये भी -300 जा रहा है। ठीक है, और अगर हम इस तरफ बात करेंगे तो कुछ नहीं, ये तो 0 है, और यहां पर कितना है 100 है, और वो भी काय का है प्लस का, और इधर कितना है प्लस का 12 और 8, यहां प्लस का जा रहा है 800। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे 5 3 8 और 8, 8 माइनस के 8 प्लस के, ये कट गए, बचा कितना है 100। तो बचा कितना है 100, और ये जो 100 बचा है ये कितनी जगह बटेगा, 6 जगह बटेगा, क्योंकि ये मान है ना, तो मान कितनी जगह बटेगा 6 जगह। जब 6 जगह बटेगा तभी तो एवरेज में कन्वर्ट होगा। तो ये 6, आप इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 एकन 6, 4 40, 6 रंग 36, 6 6, यानी 16.66। और ये जो हमने माना था, क्योंकि ये प्लस में निकला है, 100 प्लस वाला था ना, तो हम इसमें इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 16.66। तो आप देखेंगे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कितने मिलेगी, 0.666112, 1216.66, 1216.66। ये एक तरीका होता है। आने वाले क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हाँ ये भी सरल होता है, अगर आप जोड़ना चाहें तो सभी वैल्यूज को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा औसत हमें मिल गया। अब कहा जा रहा है विगत कितने वर्ष तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। तो x का आयात अधिक बोल रहा है ना, x का कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से, इससे कितने सालों का जो आयात था वो अधिक रहा। तो किसका किसका अधिक रहा 1216 से, देखो एक तो ये वाला अधिक रहा 17 18 का, और एक किसका रहा 18 19 का, ये दो ही प्लस रहे किससे, एवरेज से। तो एवरेज से 2 प्लस मतलब 2। ठीक है, 1216.66। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। देखो ये चीज तो उसने पूछी दी है, x का औसत आयात, तो x का औसत आयात कितना निकला था, पीछे हम लोग निकाल चुके, 7300/6 था, तो कितना आया था 1200, शायद 16 था, 1216.66 था, 1216.66, 1216.66, ये था x का औसत। पूछ रहा है x के औसत आयात से अधिक, इस आयात से अधिक कितने साल हैं और इस आयात से कम कितने साल हैं, उन वर्षों का अंतर बताना।
तो देखो इससे अधिक कौन कौन से हैं, हमने पहले बताए थे। अधिक कितने हैं, इससे जो अधिक हैं वो कौन है, 2 हैं, एक 1300 और एक 2000, यानी 2 वर्ष हैं। वर्षों की संख्या पूछ रहा है तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे। अगर सन पूछता तो सन की बात होती। और कम कितने हैं, तो ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम, यानी कम कितने हैं, 4। और इनका अगर अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 के दौरान, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि। देखो 18-19 पे पहले जाते हैं, ये रहा 18-19। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। हमने कहा था ना सबसे जरूरी है लैंग्वेज। अब आप पढ़ो इसको, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मतलब क्या ही पूछ रहा है और मतलब क्या दे रहा है। देखो 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये जो लिखा है 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, ये चीज जो है ना, ये प्रतिशत वृद्धि यहां नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि। 18-19 के दौरान में एक्स के आयात में वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। तो औसत पहले कितना था, औसत जो हमने निकाला था, औसत कितना था, तो आप कहोगे औसत था सर 1216.66, ठीक है, 66, ठीक है, ये औसत था। इस औसत से ये कितना अधिक है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, 2018-19 के दौरान, वो दौरान जो एक्स के आयत में वृद्धि है वो किससे तुलना करनी है, किससे वृद्धि से तुलना की। भाई और किसी से तुलना तो वो करवा नहीं रहा, वो ये तो कह नहीं ना 17-18 से बताओ कितनी वृद्धि हुई है, तब आप यहां पर बता देते कि 700 हुई है। वो तो पूछ ही नहीं रहा, सवाल घुमा फिरा के, लेकिन थोड़ा गलत भी है। क्या कह रहा है कि आयात में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत तो पहले यहां नहीं रहेगा, जो वृद्धि है वो किससे तुलना कर रहा है, एक्स के जो एवरेज है सभी वर्षों का आयात का, उससे कितना ज्यादा है और कितना अधिक, मतलब किसमें, ये प्रतिशत यहां पर है, कितने प्रतिशत अधिक है। जो प्रतिशत यहां लगना चाहिए था वो ये है। अगर लैंग्वेज को सही करना चाहें हम सीधा, तो 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में जो वृद्धि है, यानी ये जो एक्स का आयात है, ये सभी वर्षों के आयात, सभी वर्षों के औसत आयात से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन ये बना जाके, तो ठीक है। अब ये कितना अधिक है, वो कितना अधिक है, इसका हम अंतर देखेंगे। तो 2000 लिख भी सकते हैं, 2018 और 19 का आयात, ये बना क्वेश्चन, आयात कुल औसत आयात से। अब आप समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा था। औसत आयात से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये था, कितने प्रतिशत ज्यादा। आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कितना ज्यादा ये निकाल लेते हैं, तो आप करोगे 2000 माइनस 1216.66, और किससे पूछ रहा है, औसत से पूछ रहा है ना। और जिससे पूछता है उसके आगे एक तो अभी आपको ये भी हम बताएंगे कि से जिसके आगे लगा होता है उससे मतलब तुलना की गई होती है। से का मतलब है कि इसी से क्या की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है। और जिससे तुलना की जा रही होगी, हम आपको बता चुके थे कि आपके 500 नंबर आए हैं और 600 में आए हैं, तो तुलना किससे हो रही थी, 600 से। इसी को हमने कहां पर रखा, आधार में। तो जिससे तुलना की जाती है वो नीचे रखते हैं, और जिसको पूछा जाता है या जिसकी बात होती है उसको कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो किससे तुलना हो रही है यहाँ पर, उसके औसत से कितनी अधिक है। तो औसत क्या था यहाँ पर, 1216.66, ये क्वेश्चन बना जाते हैं। और कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने का गुणा कर देंगे, 100 का, है ना, ठीक है। अब देख लीजिए, जब इसको आप 2000 से घटाएंगे तो घटा लीजिए, 0.44 तो इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा, 9, 6, 3 बचेगा, इधर 9 से 1, 8 बचेगा, इधर 9 से 2, 7 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 783.44, और बटे में वही चलेगा 1216.66, और गुणे 100 चलेगा। अब आप देखेंगे इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, और जब इसको आप काटेंगे, मतलब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, तो आपका उत्तर आएगा, मतलब जो मान आएगा वो क्या आएगा, 64.38। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप करके देख लेना, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मान कितना आएगा, 64.38, यानी कि
क्वेश्चन जो पूछना चाहिए था वो क्या था, 2018-19 का जो आयात है वो कुल औसत आयात से कितने प्रतिशत ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कोई बचा क्या, नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारा एक हो गया। जरा सिस्टम एक बार चेक कर लें हम। हमें लगता है इंट्रोडक्शन हो गया है और एक क्वेश्चन भी हो गया है, और समय थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है इस वीडियो का। बहुत लंबा हम वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शुरुआती वीडियोज़ हैं, थोड़े से छोटे रहें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आगे का जो वीडियो हम लाएंगे या जो भी पार्ट इसका लाएंगे उसमें टोटल क्वेश्चंस ही होंगे। कोशिश करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराएं। यहाँ पर इसको हम रोक रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी क्लास था आपके लिए और हमारे लिए भी, तो आपसे जुड़ने के लिए क्लास था, तो इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं और आने वाला जो क्लास होगा वो अच्छा बनाएंगे। अच्छा इन द सेंस आपके लिए जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप कहीं ना कहीं आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।